नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नीट यूजी के नतीजों की, जो कि एनटीए को सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में, डंडे में, सुप्रीम कोर्ट का जो डंडा चला उसके बाद नीट को ये नतीजे सिटी वाइज, सेंटर वाइज, स्टेट वाइज जारी करने पड़े। और उसके बाद कल यानी सोमवार को जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी खबर ली जाएगी, 99% इस बात की संभावना है कि जिस तरह का डेटा रिलीज़ हुआ है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रीनीट के पक्ष में ही फैसला देगा, क्योंकि दूसरा कोई चारा दिखता नहीं है। जिस तरह की विसंगतियाँ, डिस्क्रिपेंसीज रिजल्ट में सामने आई हैं, और अभी तो चल रहा है एनालिसिस, लेकिन जो अब तक सामने आई हैं जानकारियाँ पूरे देश में, सीकर, राजकोट, ये जो शहर गुजरात के और दूसरी जगहों के, हरियाणा के भी कई सेंटर हैं जिन्होंने एक अप्रत्याशित, असामान्य जो नतीजे जाहिर किए हैं, उससे इस बात की अब किसी को भी, इस बात का अब किसी को भी संदेह नहीं होगा। अब ये दलील एनटीए की नहीं चल पाएगी और ये स्पष्ट हो गया है कि एनटीए इसी वजह से नहीं चाहता था कि पूरा डेटा रिलीज हो। अब इसमें किसी को शक है? कोई नहीं है। और यही वजह थी कि तुषार मेहता जी बार बार आखिर तक सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगा रहे थे कि रिजल्ट सेंटर वाइज, जो स्कूल वाइज, सेंटर वाइज या शहर के सिटी वाइज ना जारी किया जाए, क्योंकि वैसा अगर होता तो ये कभी सच सामने ही नहीं आता जो अब सामने आया है। अब सीकर से जो नतीजे निकले हैं, सीकर शहर से, ठीक है, कोटा के बाद वो भी एक बड़ा तेज़ी से कोचिंग सेंटर के तौर पे राजस्थान का ये शहर सामने आ रहा है, लेकिन जितने जानकार लोगों ने अब तक सीकर के नतीजों की समीक्षा की है, उसे जुठला पाना, उसे स्वीकार करना क्या संभव होगा? क्या ये मान लिया जाए कि सीकर का जो औसत है वो राष्ट्रीय औसत से इतना ज़्यादा है, इतना गुना है? राष्ट्रीय जो नेशनल एवरेज है नीट में क्वालिफाई करने का, उसके तो सारे रिकॉर्ड सीकर ने तोड़ दिए। या राजकोट, जहां एक ही सेंटर से 85% से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो नीट क्वालिफाई कर गए। सबसे ज़्यादा नंबर है सीकर का रिजल्ट में, 700 से ऊपर जो लोग आए हैं। और राजकोट में भी देखिए आप, उसके अलावा जो पूरी सामने चीज़ें आई हैं, जो जानकारियाँ इस समय बिखरी पड़ी हैं चारों तरफ, आप देखिए, सोशल मीडिया पर देख लीजिए, चैनल्स पे भी देख लीजिए, तो अब कल एनटीए के लिए इसका बचाव करना सुप्रीम कोर्ट में बहुत लगभग असंभव है। कहेगा जरूर एनटीए कि नहीं ये ऐसा है, ये वैसा है, दलीलें तो दी ही जाएंगी, लेकिन ये निश्चित है कि अब नीट को दोबारा कराए बिना कोई और रास्ता बचता नहीं। इसके बावजूद भी अगर किसी का तरह से ये नहीं होता है तो फिर जो फेस लॉस, जो क्रेडिबिलिटी लॉस हो चुका है, उसकी कोई भरपाई नहीं हो पाएगी, संभावना है नहीं। जांच जरूर होगी, जाहिर है कि पिटिशनर कल उनकी आवाज़ में, और वो तमाम लोग जो रीनीट की बात कर रहे थे उनकी आवाज़ में कल एक अलग खनक होगी, धमक होगी, दर्द भी होगा, क्योंकि ये बहुत खुशी की बात नहीं है। इसमें हम खुश नहीं हो सकते, ये तो शर्म की बात है, ये तो लज्जा की बात है। लेकिन दिक्कत ये है कि जिनको लज्जा और शर्म आनी चाहिए वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और अब ये एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में उनकी थुक्का वजीयत होगी, धज्जियाँ उड़ाई जाएगी उनकी इज्जत की, जैसा पहले इलेक्शन बॉन्ड के मामले में हुआ था। और नीट के साथ साथ इलेक्शन बॉन्ड का मामला भी वापस आ रहा है, कल उसकी भी सुनवाई है। उसमें जो तमाम तरह की गड़बड़ियाँ थी, जो उसमें क्विड प्रो का पाया गया, वो भी मामला उस कल आएगा। कल ही वो सब लिस्ट हुए हैं और चंद्रचूड़ जी ने, सीजीआई हमारे जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन पर देश को पूरा यकीन है, जिन पर देश को उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे, दबने वाले नहीं हैं। मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, मतलब सरकार ने तो बहुत कोशिश की कि मैनेज हो जाए किसी तरीके से, नीट में ही देख लीजिए, एसबीआई तो आपको याद ही होगा। तो अब बड़ा सवाल ये है, रीनीट तो होना अब लगभग तय है, वो कल आदेश हो, 10 दिन बाद हो,
जांच की बात की जाए, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं जाहिर है कि उस पर दूसरा पक्ष भी होगा। अभी सिर्फ एक पक्ष सामने आया है, सरकार तो अपना पक्ष देगी नहीं, ना सरकार के पास इतना बड़ा दिल है कि वो आज ही कोई घोषणा कर देती। कल से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, हंगामा उसमें होना निश्चित है। आज ही जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, 44 पार्टियों के 54-55 नेताओं ने उसमें हिस्सा लिया, और वहाँ पहले ही आ गया है कि नीट की ऊपर चर्चा की बात विपक्ष कह ही रहा है। और भी दूसरे मुद्दे हैं जिनमें मणिपुर है, जिनमें रेल में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें अभी जो हिंदू मुस्लिम का एक पूरा नया चैप्टर खोल दिया है। पहले जो चल रहा था वो तो था, उसमें और आगे चले गए हैं कांवड़ यात्रा के दौरान। आप बताइए कि जो फल की दुकान है ये हिंदू की है कि मुसलमान की, ये होटल, ये सब भी साथ में चल ही रहा है। तो ये सारे मुद्दों के साथ नीट का मुद्दा, जो अब रिजल्ट के बाद तो अब कोई दलील बचती दिख नहीं रही है। अब पूछा जाएगा, ये सवाल जरूर उठेंगे कल अदालत में कि भाई IIT मद्रास के कौन है वो महानुभाव, कौन है वो शातिर दिमाग, कौन है वो होनहार दिमाग जिन्होंने ये बताया था बेल कर्व जो था ना, वो बेल कर्व। तो वो बेल कर्व अब जो घंटी है वो घंटे की तरह बजेगा, और वो जो बैल बुद्धि की बात चल रही थी, बालक बुद्धि के बाद अब बैल बुद्धि की बात, तो लगता है वो बेल कर्व कल बालक बुद्धि को उसके गले में घंटी बंधी जाएगी कल सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा उम्मीद है कि कल ही हो जाए, लेकिन प्रक्रिया है उसको तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अदालतें जो है प्रक्रियाओं से बंधी है, उसके प्रोसीजर है, प्रोसेस है हर चीज़ के। तो अब जस्टिस डिस्पेंसेशन में हो सकता है उस प्रोसेस के चलते, उन प्रक्रिया जो प्रोटोकॉल है, वो जो तरीका है अदालतों के काम करने का, तो उसमें जाहिर है कि NTA को समय मिले, CBI से रिपोर्ट मांगी जाए या जांच की तो जो बात होनी है, जांच तो अब जब निश्चित है कि जिन सेंटर्स से असामान्य है, जिसमें सीकर की बात है, राजकोट की बात है, गुजरात की एक बालिका का अखबारों में तमाम जिक्र है कि जो 12वीं की यानी 12th की कक्षा में तो फेल हो गई है, लेकिन उसको यहाँ 705 मार्क मिले हैं। और जो भी जानकार लोग, जो पिटिशनर हैं, जिसमें अलक पांडे हैं, जिसमें दूसरे अनअकैडमी वाले हैं, जिसमें विवेक पांडे, बहुत सारे नाम हैं, सबका याद कर पाना, सबको एक साथ समेटना संभव भी नहीं है, लेकिन उनकी भी समीक्षाएं, उनके एनालिसिस, उसमें कैरियर 360 वाले हैं, तमाम हैं, मतलब भी बहुत सारे लोग जो इसमें शामिल हैं इस पूरे मामले में, परीक्षा के नीट वाले, तो उन सब का अपना अपना एनालिसिस है, और उनमें से काफ़ी लोग पिटिशनर हैं। तो जाहिर है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी जानकारी हो गई है, बाकी हो जाएगी ऑफिशियली जब ये डेटा जाएगा सामने। तो अब इस बात की हमें तो कोई संभावना नहीं लगती है कि नीट इसी तरीके से, जो NTA का क्लेम था कि साहब कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सिर्फ लोकलाइज्ड है, और वो भी हमने कंटेन कर लिया है, और वो भी बहुत ही सीमित उस पर था, वाइड स्प्रेड नहीं था, तो ये तो बिल्कुल दलील खारिज हो गई है, देश ने देख लिया है। अब लिपापोती की गुंजाइश दिखती नहीं है बिल्कुल भी। बस यही है कि बचा हुआ कि अब वो कल करता है आदेश, काउंसलिंग कैंसिल होने का सुप्रीम कोर्ट, या अभी वो समय देता है, वो इनसे जवाब मांगता है कि भाई ये जो डिस्क्रिपेंसीज नजर आई हैं, जिनके ऊपर ये आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं, इनका आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है, बताइए। आप 2 दिन में समय दीजिए, या 1 हफ्ता दीजिए, या जो भी है, या जांच, जो सबसे आसान सरकार के पास हथियार होता है कि साहब जांच बैठा दी जाए, जांच करा लीजिए। तो जांच तो समय उसमें चाहिए, इतना बड़ा स्केल है, इतने सारे सेंटर्स हैं, इतने सारे सिटीज़ की बात है, जिन जिनका नाम आ रहा है सेंटर्स का, लेकिन प्राइमा फेसाई किसी को अब इसमें गुंजाइश नहीं है कि इसमें धांधली कई स्तर की है। बल्कि अब तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि सज़ा किस किस को मिलेगी, इसमें कसूरवार जो हैं उन्हें सज़ा मिलेगी, या ये जो बच्चे हैं जो इतनी लड़ाई लड़ने के बाद उनके पेरेंट्स हैं, जिन्होंने किस किस तरीके से बच्चों की तैयारियां कराई होंगी, अभाव में, पैसे के साथ, पैसे के बिना, समय, उनके ऊपर क्या बीतेगी, और फिर ये जो मेरिट का पूरा मामला है, मेरिट लिस्ट का, उनके समय की भरपाई कैसे होगी। तो इसमें जो मंत्री जी हैं या जो बाबू हैं, जो जिन्होंने इस्तीफा दे दिया या जिनके ऊपर डाल दिया गया कि इन सबको सज़ा भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इनको मुआवजा मिलेगा इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स को, उनके नुकसान का। क्योंकि ये आंकड़ा भी पिछली बार की सुनवाई में आया था कि 400 करोड़ के करीब रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जिसमें से अगर तुषार मेहता जी के जवाब को मान लिया जाए कि 300 करोड़ खर्च हो जाते हैं, 100 करोड़ का रेवेन्यू सरकार कमाती है। तो ये कमाई का धंधा अलग है। तो सीधे सीधे जब आप ये साबित हो जाता है कि आपके बस की नहीं है, आप सक्षम नहीं है, आपसे नहीं हो पाया, आपके स्तर पे कमी थी, आप समझने में, उसको बनाने में, उसको निर्बाध गति से बिना किसी उसके कराने में असफल रहे, और आप देश को मूर्ख बना रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को आप गुमराह कर रहे थे, आप जानकारियां जो दे रहे थे वो गलत थी, आप दूसरी तरफ ले जा रहे थे ना। उस दिन चंद्रचूड़ जी ने ये रिजॉल्व दिखाया होता कि नहीं सब आपको देना पड़ेगा, ताकि ये जो पिटिशनर कह रहे हैं उनकी बात भी रह जाएगी, तो ये जानकारी भी नहीं आती, ये भी मिलता ही नहीं। और अभी तो लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं
केस में भी इन्होंने पूरी तरीके से जाहिर नहीं किया है। तो हमें तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि कल का दिन, जैसा हमने पिछली वीडियो में कहा था कि सरकार के लिए ये जो वीकेंड था बहुत भारी था, तो अब वो कल से ये जो हफ्ता है सुप्रीम कोर्ट का, वो सरकार के लिए भारी ही जाने वाला है। कल का दिन भी है और ये हफ्ता भी, क्योंकि लगातार मामले जुड़े हुए हैं नीट के साथ साथ। मैंने जैसा आपको बताया अभी, इलेक्शन बॉन्ड का मामला भी है, क्योंकि उसमें जो डेटा जब जाहिर हुआ था, अब अभी तक नहीं पता देश को कि भाई उसमें कार्रवाई क्या हुई। और ये पिटिशनर ने मांग की, कॉमन कॉज जैसी संस्थाएं हैं, IFL है और दूसरी संस्थाएं जिन्होंने इसकी मांग की, जिन्होंने कहा है कि जिनकी याचिकाएं हैं, प्रशांत भूषण जी हैं, उसमें विजय हंसारिया जी हैं और सीनियर वकील हैं, जिनके मामले सारी पिटिशन एक साथ आएंगी, जो ये डिमांड कर रहे हैं कि क्विड प्रो की जांच हो। ये जो 12-13 हज़ार करोड़ से ज़्यादा के इलेक्शन बॉन्ड का डेटा निकल कर आया, जिसमें से किस किस पार्टी को कितना मिला है वो सबको मालूम है। सबसे बड़ी पार्टी उसमें भारतीय जनता पार्टी है, और भी पार्टियां, तृणमूल है, कांग्रेस है, दूसरी पार्टियों को भी मिला है। लेकिन जिन कंपनियों ने दिया उन कंपनियों की सूची है, उसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें लॉटरी वाली कंपनी है, उसमें ऐसी भी कंपनियां हैं जो शेल कंपनियां जिनको कहा जा रहा है, ऐसी भी कंपनियां हैं जो प्रोविजन था कि 3 साल से पहले, 3 साल जिस कंपनी को बने हुए हैं गठन के, वो डोनेशन नहीं दे सकती इलेक्शन बॉन्ड के जरिए। और उसमें जो सारे इंसेंटिव थे, टैक्स बेनिफिट थे, वो सारी चीज़ें तो अपने आप स्क्रैप हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, गैर कानूनी इसको करार दिया था। तो तमाम लोगों ने, जिसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के पति डॉक्टर परकला प्रभाकर भी शामिल हैं, बड़े पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, विश्लेषक हैं, लेखक हैं, उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम बताया था इलेक्शन बॉन्ड को, और भी लोगों ने बताया। और आपको याद हो तो पूरा नैरेटिव ही वहीं से चेंज हो गया था चुनाव का। तो ये भी मामला कल ही सुप्रीम कोर्ट में है, और इसमें भी बहुत मुश्किल मोदी सरकार को होने वाली है, क्योंकि इसमें जो मांग की गई है SIT के गठन की, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, यानी सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जस्टिस हो, चीफ जस्टिस हो, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच, मनोज मिश्रा, JB पारदीवाला, और जिसको लीड कर रहे हैं बेंच को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, वो इन दोनों मामलों की कल सुनवाई करेगा। तो आप नीट के इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये जो रिजल्ट आपने देखा, जिसके बाद पूरे देश में पूरा हौला हो चुका है, हर सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तो आप जानते हैं उसे भी मजबूरी में बताना, दिखाना तो पड़ा, क्योंकि फैक्ट कैसे छुपाएंगे आप? फैक्ट तो नहीं छुपा सकते। तो राजकोट का फैक्ट वहाँ भी है, सीकर का फैक्ट वहाँ भी है, गुजरात का जिसको अब बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा केंद्र धांधली का इस पूरे टेस्ट में, वो गुजरात उभर कर आया। तो लेकिन उस तरह का नहीं है जैसा अगर अभी ये दूसरा गैर भाजपा शासित सरकार कोई होती या उनका कोई मामला होता, तो देखिए कैसे इसमें होता। याद कीजिए कि जब पटना की और हजारीबाग की बात आ रही थी तो कितना हल्ला मचा था इसी मेन स्ट्रीम मीडिया में, कि वो जहां ये कहा जा रहा था कि एक रात पहले 15-20 या जितने भी स्टूडेंट थे जिनको इस पेपर को रट्टा लगवाया गया था, तो वो गेस्ट हाउस जो था उसको NHPC का या जिसका भी गेस्ट हाउस था, किसी PSU का गेस्ट हाउस था, उसको बुक कराने के लिए बताया गया था कि तेजस्वी यादव के PA कोई विजय यादव या जो भी नाम था, उसने बुक कराया। तो कितना हंगामा हुआ था मेन स्ट्रीम मीडिया में, याद है आपको? पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट हो गई है ना, तो याद नहीं होगा, जरा ध्यान कीजिए कितना हल्ला कटा था कि उसके तार जुड़ गए हैं कि तेजस्वी से, और उन्होंने बुक कराया, इन्होंने बुक कराया। आज कोई नहीं बोल रहा, उतना हल्ला कहीं नहीं, क्या साहब इसमें से ये निकल कर आया, इसमें से ये निकल कर आया, कुछ नहीं। तो खैर न्याय तो होगा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अवगत कराइए, और बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ। हम आपको सूचित करेंगे जो भी इसमें अपडेट सामने आता है, और हमारी वीडियोस को, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।